क्वेश्चन इज द इंग्लिश एस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट। तो जो इंग्लिश थे वो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे एस्टेब्लिश की थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। ओके, सो मैं बता दूं कि जो ब्रिटिश लैंडेड ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एट द पोर्ट ऑफ सूरत ऑन August 24, 1608 AD for the purpose of trade. Surat was the one of the major important port for the trading. Okay, so ये कहाँ था? सूरत. This is in Surat. First factory in India is Surat. Now second is permanent revenue settlement of Bengal was introduced by. Permanent revenue settlement was introduced by Cornwallis. Cornwallis, what were the features? Now Cornwallis in Bengal and Bihar in 1793. तो ये जो परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट किसके थ्रू किया गया? तो कॉर्नवालिस वो बंगाल एंड बिहार में सबसे पहले किया गया 1793 में। और फीचर क्या थे? जो जमींदार थे एंड रेवेन्यू कलेक्टर थे वर कन्वर्टेड इनटू सो मेनी लैंडलॉर्ड्स। एग्रीमेंट हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड लैंडलॉर्ड ऑफ बंगाल। ओके, सो लॉर्ड कॉर्नवालिस केम इंडिया एज अ गवर्नर जनरल। तो एज अ गवर्नर जनरल वो इंडिया में आए थे और वहाँ से उन्होंने परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट की शुरुआत की थी। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिटिकल राइट? सो यहाँ पे हमें आपको पता होगा कि कौन कौन से राइट्स होते हैं। एक तो फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है या जो जजेस होते हैं या जो कोर्ट्स होते हैं वो इम्पोज करते हैं कि आपको हर हाल में उसको मानना है। अगर आप उसको वायलेट करेंगे तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। और सेकंड होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जिसे आप मान भी सकते हैं, उसके लिए ऐसा कोई आपको पनिशमेंट नहीं है, वो आपके ऊपर है, बट आपकी एक मॉरल ड्यूटी होती है कि आपको मानना चाहिए उसे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है पॉलिटिकल राइट के बारे में। तो राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्टेक्स्ट इलेक्शंस, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड राइट टू लाइफ। So right to contest elections, it is a political right. ये हमारा political right है कि हम इलेक्शन में किसी को भी वोट दे सकते हैं। ओके, तो right to contest elections. Who was the pioneer of the Bengal School of Art? तो यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और ये सारे बंगाल के ही हैं, बट हम ये जानेंगे कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट होता क्या है। Bengal School of Art was an art and movement and a style of Indian painting that originated in Bengal. So start कहाँ से हुआ ये? It was an Indian painting style. Indian painting style originated from Bengal and now it is called Kolkata. Okay, flourished throughout the Indian subcontinent during British era in early 20th century. So 20वीं शताब्दी से धीरे धीरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फ्लरिश हो गया। ओके, एंड मूवमेंट कौन कौन से हुए उसको नाम दिया गया बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट एंड कॉन्टेक्चुअल मॉडर्निज्म भी बोला गया। एंड जो ये आर्ट है वो क्या हुआ, धीरे धीरे मॉडर्न इंडियन पेंटिंग में बदल गया। ठीक है, ये तो स्कूल ऑफ आर्ट पहले ट्रेडिशनल था, नाउ इट इज़ इन मॉडर्न इंडियन पेंटिंग। अब जो पेंटिंग होती है वो मॉडर्न पेंटिंग होती है, बट स्टार्ट यहीं से हुआ था। ओके, नाउ अब पूछेंगे कि इसके पायनियर कौन थे? तो इसके पायनियर थे अवनींद्रनाथ टैगोर। तो हम थोड़ी सी बात अवनींद्रनाथ टैगोर की भी कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों को नहीं पता। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पता है बट अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में नहीं पता है। तो जो अवनींद्रनाथ टैगोर ये बॉर्न हुए थे 7 अगस्त
1871 and died in 5 December 1951. Okay, so Abanindranath Tagore was the principal artist known for painting and writing and creator of Indian Society of Oriental Art and first major component of Swadeshi values in Indian art, thereby founding the influential Bengal School of Art and which led to the development of modern Indian painting. तो उन्होंने ही शुरुआत की थी इस पेंटिंग की और ओरिएंटल आर्ट की, जो कि अब उसकी वजह से क्या डेवलप हुआ, मॉडर्न मॉडर्न इंडियन पेंटिंग डेवलप हुआ। ओके, सो ये थे। तो अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में अगर आपको और भी कुछ पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ही वॉज ऑल्सो नोटेड राइटर फॉर चिल्ड्रन, उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सारी बुक्स लिखी, पॉपुलरली नोन एज एबन ठाकुर, एंड इनकी बुक्स थी वो राजकहिनी, बूडो अंगला एक्सेट्रा वर लैंडमार्क्स इन द बंगाली लैंग्वेज। चिल्ड्रंस लिटरेचर एंड आर्ट was the major focused. सो फादर इनके क्या कौन थे, गुणेंद्र नाथ टैगोर, एंड मदर इनकी थी सौदामिनी टैगोर। ही वॉज अ नेफ्यू ऑफ द पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। तो कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर के नेफ्यू हैं ये। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल प्रूव्ड डिसिसिव इन द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया। तो यहाँ पे पूछा कि कौन सा बैटल डिसिसिव हुआ एंग्लो फ्रेंच राइवलरी में। ठीक है, तो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी हुई किस वजह से, मेन कॉज था उनका कॉलोनीज ऑफ अमेरिका और सेकंड ट्रेड राइवलरी। दो चीज़ें इनके बीच में हुई, एक तो अमेरिका की कॉलोनीज और जो ट्रेड राइवलरी है, दो चीज़ें ये राइवलरी का कारण बनी, ट्रेड राइवलरी। ओके, देयर इकोनॉमिक एंड मिलिट्री क्लैश्ड। दो थे अमेरिका और फ्रांस, उनकी जो अमेरिकन एंड फ्रेंच, उनकी जो ट्रेड एंड आर्मी जो थी, आर्मी की जो क्लैशेस हुए और जिसकी वजह से ये वॉर हुआ। By 18th century, two major European power were English and French. तो दो यूरोपियन पावर आए, उसमें इतना कंपटीशन हुआ कि जिसकी वजह से ये राइवल्स आग राइवल एकदम तीर निशाने पे उनकी राइवलरी हुई और उसकी वजह से ये वॉर हुआ। और ये वॉर डिसिसिव कहाँ पे हुआ, बैटल ऑफ वांडीवॉश में। ठीक है, 7 ईयर ये वॉर चला, 1756 to 63, जिसमें ब्रिटेन एंड फ्रांस ऑपोजिट साइड में थे। ओके, एंड दिस डिसिसिव बैटल ऑफ थर्ड कार्नेटिक वॉर, 3 वॉर हुए जिसमें से थर्ड कार्नेटिक वॉर वॉन बाय इंग्लिश ऑन जनवरी 22, 1760 को थर्ड वॉर ये इन्होंने जीता। और क्या हुआ कि जो विक्ट्री है वांडीवॉश कहाँ पे है, ये है the victory of Vendée left the English East India Company with no European rival in India। फिर उसके बाद कोई भी यूरोपियन राइवल इंडिया में नहीं थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो ये जो तमिलनाडु में वांडीवॉश कहाँ पे था, तमिलनाडु में। द डिसिसिव बैटल ऑफ द थर्ड कार्नेटिक वॉर वॉन बाय इंग्लिश ऑन जनवरी 22, 1760 एट वांडीवॉश इन तमिलनाडु में। अगर आप और एलोबरेट करना चाहते हैं तो ये तमिलनाडु में था। ओके, सो ये नाउ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, डू और डाई इज द फेमस स्लोगन गिवन बाय। तो किसने किया है, दिस स्लोगन केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय, किसने किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, INC जिसे कहते हैं, 9 अगस्त 1947 को। तो ये स्लोगन दिया गया था लॉन्च्ड बाय INC ऑन 9 अगस्त 1947। तो ये किसने दिया था, आपको पता होगा कि जो डू और डाई इज गिवन बाय महात्मा गांधी। ओके, सो जो ब्रिटिश थे वो लैंड किया उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे एट द पोर्ट ऑफ सूरत।
अंत्योदय प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विथ। अब अंत्योदय प्रोग्राम इसे AAY भी कहा जाता है। अंत्योदय प्रोग्राम, इट इज एसोसिएटेड, इट इज एन व्हेन नेशनल सर्वे पॉइंटेड अबाउट 5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है हमारे इंडिया की, वो क्या कहते हैं, विदाउट 2 स्क्वायर मील अ डे, 2 वक्त का खाना खाए बिना वो सोती है। 5% जो लोग हैं इंडिया के, तो ये सर्वे किया गया, इसीलिए इट इज स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे स्कीम को चालू किया टू प्रोवाइड हाईली सब्सिडाइज्ड फूड टू मिलियंस ऑफ द पुअरेस्ट फैमिली। किसके लिए किया? पुअरेस्ट फैमिलीज के लिए, ठीक है। उनको ग्रेन्स देना, उनको वीट देना, और बहुत सस्ते रेट पे उन्हें सब प्रोवाइड करना, या फ्री में। जो रिक्शा पुलर्स होते हैं, जो कॉबलर्स होते हैं, जो रिक्शा वालाज होते हैं, उन सबको, ठीक है। मिलियंस ऑफ पुअरेस्ट फैमिली, तो लगभग अगर उस सर्वे में 1 करोड़ लोग हैं ऐसे जो बहुत पुअर हैं, तो उन लोगों को इसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला गया। तो यहाँ पे इनिशिएटिव कैसे रूरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किया गया। ये 25 दिसंबर 2020 को स्टार्ट किया गया था टू 1 करोड़ पुअर फैमिलीज। एंड वो लोग क्या प्रोवाइड करते थे? 2 पर केजी वीट, 3 रुपीज़ पर केजी ऑफ राइस, 1 रुपीज़ फॉर कोर्स ग्रेन्स, ये सब प्रोवाइड करते थे गरीब फैमिली को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। फंक्शन, नाउ मेन फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज, जुडिशरी कौन होते हैं? जुडिशरी जो कोर्ट्स में कोर्ट रहता है, इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट की एक ब्रांच को जुडिशरी कहते हैं, जो क्या करती है? इंटरप्रेट लॉ, सेटल डिस्प्यूट, डिस्प्यूट को सेटल करते हैं, डिस्प्यूट, एडमिनिस्टर जस्टिस, justice to all citizens of the country। एंड अगर अब ऑल इन ऑल कहें तो इन्हें क्या कहा जाता है? जुडिशरी को वॉच डॉग ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का क्या होती है? टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों का। तो इसे क्या कहते हैं? वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे लोकतंत्र में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हमारी जुडिशरी डिसाइड करती है। तो ये ब्रांच है गवर्नमेंट की, और वो करते हैं। हर लॉ नीड अ प्रॉपर इंटरप्रिटेशन फॉर गेटिंग अप्लाइड टू एवरी स्पेसिफिक केस। हर केस में एक अलग लॉ होता है, एक अलग इंटरप्रिटेशन होती है, तो उसके लिए एक जुडिशरी चाहिए। तो वो क्या करते हैं? मेन फंक्शन क्या है? लॉ ऑफ एडजुडिकेशन, क्या करना, उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं? इंटरप्रेट करना स्टेट के लॉज को, सेटल करना लीगल डिस्प्यूट्स को, जो वायलेटर्स होते हैं उनको पनिश करना, हियर सिविल केसेस, असेस इनोसेंस, कौन किसने गलती नहीं की है उसको एसेस करो, या गिल्ट ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन क्रिमिनल, या किसी ने क्रिमिनल किया है तो क्यों किया है, या क्या उसकी गलती क्या नहीं है, उसको पूरे को सेटल करना और एडमिनिस्टर करना, एसेस करना, ये सब लॉ ऑफ एडजुडिकेशन में आता है, ठीक है। तो लॉ फॉर्मुलेट नहीं करते, लॉ एग्जीक्यूट नहीं करते, लॉ एप्लीकेट, उसमें आपका सब कुछ आ जाता है। एडजुडिकेशन में आपका इंटरप्रेट से लेकर उसने क्या किया, उसके बाद केस को ख़त्म होने तक, उसको पूरा जजमेंट दिलाने तक का काम होता है जुडिशरी का। नाउ द सैलरीज एंड एमोल्यूमेंट्स ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज्ड ऑन। तो जो सैलरीज मिलती है या जो एमोल्यूमेंट्स मिलते हैं जजेस को सुप्रीम कोर्ट के, वो किस पे से चार्ज होते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, या कंटिजेंसी फंड से, या कंसोलिडेटेड फंड से, या फाइनेंस कमीशन से। तो जो गवर्नमेंट के 2 टाइप के फंड होते हैं, एक तो कंटिजेंसी, कंसोलिडेटेड एंड यहाँ पे कंटिजेंसी, ठीक है। तो 2 फंड होते हैं। हाई कोर्ट आर एंटाइटल्ड टू सैलरी अलाउंस प्रिविलेजेस एज पार्लियामेंट फ्रॉम
टाइम टू टाइम। तो पार्लियामेंट ही डिसाइड करते हैं उनकी सैलरीज, उनके अलाउंसेस। टाइम टू टाइम डिटरमाइन द एक्सपेंस ऑफ द सैलरीज आर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। जितने भी एक्सपेंस होते हैं, जिनकी भी सैलरीज होती हैं, वो सब कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड से। कुछ केसेस में एक्सेप्शनल होते हैं, कुछ केसेस उसमें से को छोड़कर और सारे जितने भी एक्सपेंस होते हैं, उनके जितने भी इनकम्स होते हैं, वो सारे कौन करता है डिसाइड? पार्लियामेंट। और कहाँ से आते हैं? कंसोलिडेटेड फंड से। तो आर्टिकल 125 में पार्लियामेंट डिसाइड करती है उनकी सैलरी। फिर कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है? इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल गवर्नमेंट अकाउंट। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रेवेन्यू रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट बाय डायरेक्ट टैक्सेस या इनडायरेक्ट टैक्सेस, या कोई भी एक्सक्लूडिंग एक्सेप्शनल केस में। लेकिन अक्सर इसमें जो रेवेन्यू होते हैं, चाहे डायरेक्ट टैक्सेस से आए, चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस से आए, चाहे जीएसटी से आए, तो जो जीएसटी भी यहाँ कंसोलिडेटेड फंड में होती है। तो जो मनी बोरो हुआ होता है, जो रिसिप्ट उन्हें लोन से मिलता है बाय द गवर्नमेंट, फ्लो इनटू कंसोलिड, वहाँ पे जाता है कंसोलिडेटेड फंड में। जो रिसिप्ट फ्रॉम लोन से उन्हें जो भी इंटरेस्ट या रिसिप्ट्स मिलते हैं, ऑल एक्सपेंडिचर्स मेड फ्रॉम दिस फंड। सो नो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम दिस विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल। तो अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड से निकालना है पैसा, तो बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के आप नहीं निकाल सकते। उसके बाद जो अर्निंग फ्रॉम स्टेट रन कंपनी, तो कंटिजेंसी फंड किस लिए होता है? टू मीट अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर। इसके लिए क्या होता है? हम जैसे हम अपने पास सेविंग रखें, हमें कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ इमरजेंसी पड़ गई तो हमें निकालना होता है, ऐसे गवर्नमेंट भी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए जो फंड रखती है उसे कंटिजेंसी फंड कहते हैं, विच कैन नॉट वेट अप्रूवल फॉर पार्लियामेंट। और वो तुरंत अगर कोई इमरजेंसी हुई तो वो निकाल लिया जाता है, उसके लिए अप्रूवल के लिए वेट नहीं करना पड़ता। बट इसके लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल के लिए वेट करना पड़ता है। तो 370 जो है, सॉरी, तो आपको मैंने बताया कि कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड क्या होता है। तो यहाँ जो सैलरी होती है जजेस की, वो कंसोलिडेटेड फंड से होती है। Now Article 370 of the Constitution is applicable to the state of। तो 370 जो है वो स्पेशल स्टेटस ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इन टर्म्स ऑफ ऑटोनॉमी एंड एबिलिटी टू फॉर्मुलेट लॉज। नाउ जो जम्मू कश्मीर पहले तो स्टेट था, लेकिन अब क्या हो गया है? अब एक ये यूटी हो गया, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, तो ये क्या हो गया? यूटी हो गए, और इनको स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड हो गया है। पहले जो आउटसाइड फ्रॉम जम्मू थे, वो वहाँ पे रूम वगैरह या बिल्डिंग्स नहीं ले सकते थे, लेकिन अब उनको स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड हो गया है, जिसमें वो अब खरीद सकते हैं, चाहे वो बाहर के हों चाहे जम्मू के हों, तो वो अब खरीद सकते हैं। ओके, तो ये हो गया जम्मू कश्मीर। नाउ आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इंडियन सिटीजन। हमारा आर्टिकल जो 14 है वो क्या गारंटी करता है? तो आर्टिकल 14 रिक्वायर दैट ऑल द राइट एंड फ्रीडम सेट आउट इन द एक्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय द लॉ, प्रोटेक्टेड एंड अप्लाइड बाय द विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो वहाँ पे आर्टिकल 14 में क्या है? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वेदर इट इज़ कास्ट, क्रीड, किसी पे भी बेसिस पे हो, वो नहीं होना चाहिए। तो राइट टू इक्वालिटी इज अवर फंडामेंटल राइट। तो क्या होना चाहिए? ये हमारी राइट टू इक्वालिटी, हमारा ये अधिकार है कि सब बराबर हैं, चाहे वो एक्टर है चाहे पॉलिटिशियन। अगर उसने गलती की है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर नहीं की है तो उसे नहीं मिलनी चाहिए। ये हमारे 14 में है। तो दिस इज़ द राइट टू इक्वालिटी। ओके, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, वेदर ही वुमेन, वेदर इट इज़ मैन, ऑल शुड फॉलो आर्टिकल 14 इक्वालिटी। ओके, अगर सेम कंपनी में सेम पोस्ट पे कोई भी मैन काम कर रहा है, उसकी भी सैलरी उतनी होनी चाहिए जितनी कि वुमेन की। ओके, वुमेन की भी उतनी होनी चाहिए, कोई भी इसमें इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। फॉलोइंग
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो नेशनल पार्क ऑफ इंडिया किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि जो हमारे एनिमल्स हैं जो लैंड पे रहते हैं या कोई भी एनिमल ऐसे ही ना घूमे, उसके लिए एक प्रॉपर सेफ गार्ड तरीके से नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि कब बनाया गया था? 1936 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। तो करेक्ट आंसर इज बी। नाउ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर गारंटीड बाय इट थ्रू। तो फंडामेंटल राइट जो हमारे इंडिया में है, जो कि आर्टिकल किस में दिया हुआ है? पार्ट थर्ड of constitution, there is a right in India which state that a person can move to Supreme Court if she wants to get their fundamental right protected। अगर किसी को भी लगता है कि मेरे फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड नहीं है या मुझे इसमें कुछ चाहिए, मैं कोर्ट में जाना चाहती हूँ, या मुझे ये अधिकार है, मुझे जीने का अधिकार है, या मुझे लिखने का अधिकार, मुझे बोलने का अधिकार है, और मेरे ये अधिकार छीने जा रहे हैं मुझसे, तो वो कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी सुनवाई कर सकते हैं। दिस राइट केम अंडर आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट। 32 किसके लिए आर्टिकल? ये सुप्रीम कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट। एंड 226 इज फॉर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में। तो यहाँ पे 5 टाइप ऑफ रिट्स दी हुई हैं, जो कि रिट्स क्या होती हैं? इट इज़ अ रिटन ऑर्डर। रिटन ऑर्डर होता है जो कि गवर्नमेंट इशू करती है, या जो आर्टिकल में लिखे हुए हैं ये रिट्स, और इसमें क्या क्या है, अलग अलग रिट है, और ये इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला है हैबिस हैबिस कॉर्पस, सेकंड इज मैंडमस, थर्ड को वारंटो, फोर्थ सर्टियोररी, फिफ्थ प्रोहिबिशन। ओके। तो हैबिस कॉर्पस क्या कहता है? इट इज एनफोर्स्ड टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी। हमें जीने के अधिकार को प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। तो हम क्या करते हैं इसमें? हमारा क्या प्रोटेक्ट होता है? फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी। हम चाहे जैसे भी जी सकते हैं, कोई भी इंसान चाहे जैसे भी जी सकता है, अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। तो यहाँ पे इसकी बात की गई है रिटर्न की। तो ये क्या है? एक लिखित पत्र है जिसमें जो भी व्यक्ति है गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार है उसको रिहाई मिल सकती है। तो क्या होता है अगर हम इंग्लिश में बोलें तो एनफोर्स टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। तो किसी भी गैर तरीके से उसको अगर गिरफ्तार किया गया तो उसको रिहाई मिल सकती है, हैबिस कॉर्पस। है ये नीचे स्तर के अधिकारियों पे जारी किया जाता है। अगर वो अपने पद का गलत इस्तेमाल भी करते हैं तो भी इसे जारी किया जाता है। ये है मैंडमस। को वारंटो में ये कहा जाता है, ये याचिका दी जाती है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई काम किया है या कोई निर्णय लिया है या कुछ भी किया है तो उसमें उसको प्रूफ देना पड़ता है कि किस बेसिस पे वो काम किया गया है। तो ये को वारंटो के अंदर रहता है। So certiorari, this writ issued to a lower court
डायरेक्टिंग दैट द ट्रांसफ़र ऑफ ए केस फॉर रिव्यू। ये जो केस होता है, ये जो अपर कोर्ट होती है वो लोअर कोर्ट को जारी करती है ये आदेश। उसमें उनको जो आज्ञा का उल्लंघन कर रहे होते हैं तो उसको रोकने के लिए ये जारी किया जाता है रिट। तो इसे क्या कहते हैं, सर्टियोररी रिट, जिसमें उनके उल्लंघन को रोकने के लिए किया जाता है। और ये जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, ये जो प्रोहिबिशन रिट होता है ये न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के पर हो सकता है। और जो न्यायालय है वो अपने जो दायरे में रहकर काम कर रहे होते हैं उससे बाहर निकल के काम ना करें, या जो लोग अपने दायरे में रहकर काम नहीं करते, जो ऑफिशियल्स, तो उससे बाहर निकल कर जो काम करते हैं उनको रोकने के लिए किया जाता है, या प्रोहिबिशन लगाया जाता है कि वो अपने दायरे में रहकर ही काम करें। अगर वो उससे बाहर निकलते हैं तो उसको ये रिट फॉलो होता है और इस तरह के रोका जाता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही जानकारी वाले लगे होंगे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। So our first question is, which of the following places is well known for the embroidery form of चिकनकारी? सो फ्रेंड्स, आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स होते हैं, जैसे सिल्क हो गया, लिनन हो गया, कॉटन हो गया, उसके बाद ट्राउज़र्स जिससे जीन्स फैब्रिक से बनते हैं वो हो गया। तो इसी तरह की जो फैब्रिक होती है वो चिकनकारी, चिकन की फैब्रिक होती है। अब आप लोग पूछेंगे कि चिकन फैब्रिक मीन्स, तो दोस्तों सबसे पहले आप चिकन की स्पेलिंग बताइए जो कि फैब्रिक से रिलेटेड है, उसकी स्पेलिंग मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ओके, आई होप कि सबको करेक्ट स्पेलिंग पता होगी। सो चिकनकारी इज अ ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी स्टाइल। क्या है ये? ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी स्टाइल। Okay, so chicken is a traditional embroidery style, and it is a textile decoration style. So we say it chicken curry, and chicken is a fabric. Okay, it is a type of fabric and it is very costly. आपने देखा होगा कि मोस्टली फिल्म्स में और ये जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं वो इसको ज़्यादा पहनते हैं। इसमें थ्रेड से पूरा वर्क किया होता है और बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक होता है ये। तो क्या ये कहाँ मिलता है? ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कहाँ पे ये पाया जाता है? तो आपको ज़्यादा पता होगा कि ये ज़्यादातर लखनऊ में, आपने सुना होगा कि लखनऊ नवाब जो होते हैं वो नवाब वहाँ पे रहते थे बहुत, तो वो लोग जो बहुत यूज़ करते थे, बहुत पुराना फैब्रिक है तो ये ज़्यादा लखनऊ में पाया जाता है। नाउ सेकंड, मैच ऑफ द फॉलोइंग। आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग मिलेंगे जिसमें फोक फॉर्म दिया है, क्योंकि हमें हर फॉर्म तो नहीं पता, इतने स्टेट्स हैं और इतने यूनियन टेरिटरीज हैं, तो हमें हर जगह की तो जो ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स है या म्यूज़िक हमें नहीं पता होते। तो हमें कितनी जानकारी है उसकी ये देखने के लिए इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग में फोक फॉर्म है एंड स्टेट्स वेयर पॉपुलर। तो सबसे पहले हीर सॉन्ग, यहाँ पे आप देख सकते हैं हीर सॉन्ग है। आप नाम से भी इसको थोड़ा सा आपको मेकआउट होता होगा कि जो हीर सॉन्ग है वो पंजाब में ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, हीर रांझा आपने नाम सुना होगा, तो पंजाब में ये बहुत पॉपुलर है हीर सॉन्ग। ओके, अक्सर पंजाबी लोग ये सॉन्ग, तो हमारा जो ऑप्शन है वो पंजाब।
नाउ भटियाली सॉन्ग। भटियाली सॉन्ग मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों को इतना नॉलेज होगी भटियाली सॉन्ग की। भटियाली सॉन्ग मैं बता दूं कि एक ट्रेडिशनल जो फोक म्यूज़िक है, कहाँ का, या बांग्लादेश, बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल का, दो जगह का ये बहुत ही जो ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक होता है वो है। फिर भटियाली एक रिवर सॉन्ग है। मोस्टली जो बोट्समैन होते हैं, जब वो स्ट्रीम्स, डाउन द स्ट्रीम्स जाते हैं तो वो अक्सर गाया करते हैं। स्ट्रीम मतलब मूविंग वाटर ऑफ अ रिवर। मूविंग वाटर को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीम बोलते हैं, झरना बोलते हैं, ठीक है। तो मूविंग वाटर इन अ रिवर, सो डाउन स्ट्रीम इफ़ द बोट इज़ फ्लोइंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। तो जब कोई भी जो बोटमैन है वो कहीं ट्रैवल कर रहा है या किसी को छोड़ रहा है तो वो अक्सर ये गाना गाता है, ठीक है, ये म्यूज़िक। तो ये है। नाउ नाउ वी हैव गरबा सॉन्ग। ओके, सो गरबा सॉन्ग तो आपने सब अक्सर सुना ही होगा। गरबा क्या होता है? गरबा इज़ अ फॉर्म ऑफ डांस विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात। ओके, सो ये गुजरात में है। एंड मैनी ट्रेडिशनल गरबाज आर परफॉर्म्ड अराउंड सेंट्रली लिट लैम्प, या तो कोई माँ दुर्गा का स्टैचू होता है उसके राउंड राउंड ये गरबा किया जाता है, इट इज़ परफॉर्म्ड। ओके, सो दिस इज़ इन गुजरात। नाउ रास डांस। रास डांस कहाँ पे है? जैसे रास लीला रचाई जाती है। आपने देखा होगा, कृष्ण जी के बारे में सुना होगा, वो बहुत रास लीला रचाते थे। तो रास लीला इज़ एन इंडियन फोक डांस है। ये क्या है? इट इज़ ए इंडियन फोक डांस एमिनेटिंग इन द होली सिटीज़ ऑफ मथुरा। और होता कहाँ है ये ज़्यादा? मथुरा में एंड वृंदावन में। वृंदावन, ये दो जगह पे ज़्यादा होता है। द रास लीला हैज़ बीन इमोर्टलाइज्ड बाय फोक lore where Lord Krishna dances with his love राधा एंड गोपीज। जहाँ पे राधा के और गोपी के साथ जो कृष्ण जी थे वो रास लीला रचाते थे। वो बीच में रहते थे और राउंड में उनके गोपियाँ रहती थी। तो मैंने जनरली वह येलो क्लोथ पहनते थे, जो मेंस होते थे वो येलो क्लोथ पहनते थे और कवर करते थे बॉडी को विद हैवी ज्वेलरी एज वेल एज अ टर्बन हैविंग पीकॉक फैदर्स। और उनके पास जो टर्बन होता था, पगड़ी, उसमें पीकॉक फैदर्स होता था, एज वॉज वर्क बाय द लॉर्ड कृष्णा। और वुमेन क्या वेयर करती थी? घाघरा चोली। तो इस टाइप का होता था इसमें। ओके, सो जो करेक्ट ऑप्शन है ये सी है, जहाँ पे ए, हीर is second Punjab, Bhatiyali song is first Bengal, Garba dance is for Gujarat and Ras is in Uttar Pradesh। तो वृंदावन और मथुरा तो उत्तर प्रदेश में है।